हाय एवरीवन, मेरा नाम है गोविंद और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था अपना एलएलपी का रिवीजन। तो इसमें हम उसके जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। लेकिन आगे का चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि एलएलपी क्यों आया था। एलएलपी क्यों आया था? बिकॉज पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस थे। पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज थे कि वो वहाँ पे लाइबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी वहाँ पे, ठीक है। और कंपनी के डिसएडवांटेज की बात करें तो वहाँ पे उसका क्या था कि जो लीगल कंप्लाइंसेस हैं कंपनी के, वो बहुत ज़्यादा थे। तो इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला गया और उस रास्ते का नाम था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक, 2008 एक्ट के माध्यम से ये निकाला गया था, एक ऑल्टरनेट कॉरपोरेट व्हीकल के नाम से भी इसको जाना जाता है। चैप्टर का हमने ओवरव्यू देखा था, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ना था? इंट्रोडक्शन पढ़ना था, एसेंशियल फीचर्स पढ़ने थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने थे, इनकॉर्पोरेशन की बात करनी थी और दूसरों से अलग कैसे है। इन 5 चीज़ों में मिला के हमने पूरे एलएलपी को कंप्लीट करना था, ठीक है। तो उस दिन शायद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तक देख लिया था, आज हम उसके आगे की बात करेंगे, बट अभी हम रिविजन फेज में हैं, तो अभी हम एक रिविजन कर रहे हैं। ये सब हमने उस दिन देख लिया था। ये देखा था कि इसमें एलएलपी में टोटल 81 सेक्शंस होते हैं, 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल हैं। 4 शेड्यूल कौन से हैं? शेड्यूल 1 किसकी बात करता है? शेड्यूल 1 बात करता है जहाँ पे कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप, पार्टनर्स के बीच में कोई ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है वहाँ पे हमारा शेड्यूल 1 एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। सेकंड शेड्यूल कहाँ पे एप्लीकेबल है? जहाँ पे हमें फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है। अगर कोई फर्म है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? एलएलपी में, तो सेकंड शेड्यूल एप्लीकेबल हो जाता है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसको हमें एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए थर्ड शेड्यूल एप्लीकेबल हो जाता है। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है उसे हमें कन्वर्ट करना है एलएलपी में तो उसके लिए हमारा कौन सा शेड्यूल एप्लीकेबल हो जाता है? शेड्यूल नंबर 4, ठीक है। ये हमने उसने देखा था। तो उसके बाद हमने ये एलिमेंट्स देखे थे, एलएलपी के एलिमेंट्स देखे थे। एलएलपी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? ये तो अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल होता है, ये जो हमने देखा था। फिर लाइबिलिटी कैसी होती है? यहाँ पे लिमिटेड है। एलएलपी जितनी उसकी एसेट है, टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट, वो खुद लायबल होती है। पार्टनर्स को अलाउ करती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सको, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सको। और ये नया फॉर्म है बिजनेस करने का, ये नया फॉर्म था, ठीक है। एक नया तरीका था बिजनेस को करने का, ठीक। फिर हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन भी उस दिन हमने देखी थी। तो बॉडी कॉर्पोरेट में हमने देखा था कि बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं? इट मीन्स अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी, जिसको कंपनी को डिफाइन किया गया है, उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। और वो इंक्लूड करता है किस किस चीज़ को? एलएलपी जो इस एक्ट के थ्रू बनी हुई है, एलएलपी जो बाहर के एक्ट मतलब आउटसाइड इंडिया बनी हुई है, कोई कंपनी जो बाहर के मतलब इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में अपनी 4 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। कंपनी जो यहाँ बनी हुई है, कंपनी जो बाहर बनी हुई है, बॉडी कॉर्पोरेट जो यहाँ बनी हुई है, बॉडी कॉर्पोरेट जो बाहर बनी हुई है, ठीक है। पर क्या नहीं आता है अपना क्या बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आता है? जो नहीं आता है वो है एक तो कॉर्पोरेशन सोल बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको बाहर रखा गया है। या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर नोटिफाई करेगी कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं लेना है तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। फिर ये सिंपल सी डेफिनेशन हमने उस दिन देखी थी कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेड प्रोफेशन हो गया। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो लीगल कंप्लाइंसेस कराएगा उसके, ठीक है। फिर हमने फाइनेंशियल ईयर देखा था। फाइनेंशियल ईयर में हमने सिर्फ इतनी सी यह बात याद रखनी है कि अगर मेरी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है, अगर मेरी एलएलपी कब इनकॉर्पोरेट हो रही है? 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर के बाद अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, वो 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। मतलब अगर मेरा कोई एलएलपी है, यहाँ पे ऐसे ने एग्जांपल भी दे रखा है, इसी से देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि अगर एक एलएलपी है इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 15 अक्टूबर 2019। अगर ये 15 अक्टूबर 2019 को इनकॉर्पोरेट हुआ है
तो इसके बाद 31 मार्च 20 आएगा, बट ये इसका फाइनेंशियल ईयर नहीं रहेगा, इसका फाइनेंशियल ईयर रहेगा 31 मार्च 2021, मतलब जो मार्च आने वाली है वो वाली मार्च नहीं, उसके बाद वाली मार्च, नेक्स्ट, जहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा वहाँ पे वो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा था फॉरेन एलएलपी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है उसको बोलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शंस अपने स्टार्ट हुए थे। सबसे पहला सेक्शन स्टार्ट हुआ था कि पार्टनर कौन बनेगा एलएलपी में। तो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो, वो पार्टनर बन जाएगा, पर कौन पार्टनर नहीं बनेगा, ये 3 लोग पार्टनर नहीं बनेंगे। पहला, अगर वो अनसाउंड माइंड का है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो एलएलपी का पार्टनर नहीं बनेगा। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब उसने एप्लीकेशन लगाया, ठीक, एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गया, बट उसको अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उसको बोलते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने एप्लीकेशन किया हुआ है और आपका एप्लीकेशन ही पेंडिंग है, अभी आपका एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो वो भी एलएलपी का पार्टनर नहीं बन पाएगा। फिर हमने सेक्शन 6 में देखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, 2। कितने होने चाहिए, 2। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, 2। फिर हमने उसमें आगे देखा था कि अगर कोई भी ऐसी एलएलपी है जहाँ पे किसी भी समय पे पार्टनर रिड्यूस होकर 2 से कम 1 रह गया, ठीक, और वो एक पार्टनर बिजनेस करता रहा मोर देन 6 मंथ, इसकी जानकारी होते हुए कि मिनिमम पार्टनर्स मुझे 2 चाहिए, फिर भी वो 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस करता रहा, तो यहाँ इस 6 महीने के बाद की जो लायबिलिटी होगी ना, इस केस की जो लायबिलिटी होगी वो उसके लिए अनलिमिटेड हो जाएगी। लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा था डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर में अपना क्या था कि हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे, जो कि क्या होंगे, इंडिविजुअल, जो कि क्या होंगे, इंडिविजुअल। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर और जो क्या होंगे, इंडिविजुअल। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो क्या होंगे, इंडिविजुअल, और उनमें से एक, एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक क्या होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अब पार्टनर तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो हमारा पार्टनर हो चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, पार्टनर तो एलएलपी में कोई भी हो सकता है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि मान लिया सारे के सारे पार्टनर्स हमारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं, या एक बॉडी कॉर्पोरेट है और एक इंडिविजुअल है, तो वहाँ पे तो मैटर फंस जाएगा। उनको तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए और एक इंडिविजुअल, उसमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए जो कि इंडिविजुअल है, और उसमें से एक रेजिडेंट चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए जो इंडिविजुअल है। बट हमारे केस में या तो सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं या एक इंडिविजुअल है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो वहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे जो नॉमिनी होंगे ना उन बॉडी कॉर्पोरेट के, जो उन बॉडी कॉर्पोरेट के क्या होंगे, नॉमिनी, वो एक्ट करेंगे एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। फिर बात की गई रेजिडेंट की, कि रेजिडेंट किसको बोलेंगे। जो आप बोल रहे हो ना कि एक रेजिडेंट होना चाहिए, तो वो एक रेजिडेंट किसको बोलेंगे, रेजिडेंट हम उसको बोलेंगे जो 120 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा होगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस द टर्म रेजिडेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज, मतलब 120, नॉट 120 या उससे ज़्यादा दिन इंडिया में अगर वो रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट। यहाँ पे एग्जांपल भी ऐसे दे रखा है, बोल रहा है कि एग्जांपल देखते हैं। बोला है कि देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी हैविंग 5 पार्टनर्स, 5 पार्टनर हैं, नेमली Mr. A non-resident, Mr. B non-resident, Mr. C resident, Mr. D resident, Mr. E resident. In this case, at least 2 should be named as designated partner, out of which 1 should be resident. Hence, Mr. A and Mr. B are designated partner. Then it will not serve the purpose. One of the designated partner should be out of Mr. मतलब Mrs. C, D and E, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे देखो, अपने 5 पार्टनर है, कितने पार्टनर है, 5। मिस्टर ए जो कि नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर बी जो भी नॉन रेजिडेंट है, मिसेस सी जो कि एक रेजिडेंट है, लिखता रहते हैं यार। एक ए है जो कि कैसा है, एनआर है, एक पी है जो भी एनआर है,
एक सी है जो कि रेजिडेंट है, एक डी है जो कि रेजिडेंट है, और एक अपने ई है जो भी रेजिडेंट है। ठीक, तो बोल रहा है कि इन दिस केस एट लीस्ट टू शुड बी नेम्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर आउट ऑफ वन विच शुड आउट ऑफ वन मतलब आउट ऑफ वन शुड बी रेजिडेंट, मतलब आउट ऑफ विच मतलब वही दो होने चाहिए अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उनमें से एक कैसा होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। हेंस इफ मिस्टर ए एंड बी आर डेजिग्नेटेड, मतलब ए और बी को ही हमने क्या कर दिया, डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया, तो ये हमारा पर्पस फुलफिल नहीं करेगा। मतलब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ाया कि हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए हमारे दो, उनमें इंडिविजुअल्स, उनमें एक रेजिडेंट होना चाहिए, दो इंडिविजुअल चाहिए अपने को और एक उनमें रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर मैं ए और बी दोनों को डेजिग्नेटेड बना दूंगा तो हमारा पर्पस फुलफिल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये भी रेजिडेंट नहीं है, ये भी रेजिडेंट नहीं है। तो ए और बी में से कोई एक बन सकता है, बाकी सी डी ई में से कोई एक बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ए या बी कोई एक यहाँ से बन जाएगा और सी डी ई इनमें से कोई एक बन जाएगा। ठीक, जो कि रेजिडेंट है, तब ये हमारे यहाँ पे सब सारी चीजें ठीक बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, ऊपर देखा, और मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन किसको बोलते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी को क्या दिया, किस चीज का दर्जा दिया गया है, एलएलपी को दर्जा दिया गया है बॉडी कॉर्पोरेट का। Section 2, subsection 1, clause D of the LLP Act 2008 provide that LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is legal entity separate from that of its partner and shall have perpetual succession। मतलब LLP क्या होगी, एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी जो अपने पार्टनर से अलग एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी और उसके पास परपेचुअल सक्सेशन होगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि उसके पार्टनर्स में आए जाएं, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, इंसॉल्वेंसी हो, पर पार्टनरशिप फर्म पे, एलएलपी पे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म पे उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एलएलपी जैसे कंटिन्यू कर रही है वैसे कंटिन्यू करती रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने उस दिन देखी थी। और एलएलपी में हमने ये भी देखा था कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होगा तभी आप एलएलपी बना पाएंगे, अदरवाइज आप एलएलपी नहीं बना पाएंगे। आपका प्रॉफिट मोटिव अगर नहीं है, अगर आप उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए या फिर नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए आप उसको बनाना चाहते हैं एलएलपी को, तो वो वहां पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर बता दूं, पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक, फिर हमने उसमें एडवांटेजेस देखे थे, ये भी बहुत इजी थे कि इसको बनाना आसान है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका फ्लेक्सिबल रहता है, बनाना आसान है तो मिटाना भी आसान है, सारे पार्टनर्स एंजॉय करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से आज हम सेक्शन 11 की स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 11 अपना बोलता है इनकॉर्पोरेशन का। अभी तक हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं कि एलएलपी बनाएंगे, एलएलपी बनाएंगे, एलएलपी बनाएंगे, तो एलएलपी एक्चुअल में बनेगी कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे एलएलपी बनेगी। ठीक है, तो सेक्शन 11 बोलता है कि अगर आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब अगर आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जिसको दो या उससे ज़्यादा पर्सन जो लॉफुल बिजनेस कैरी करना चाह रहे हैं विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उन्होंने सब्सक्राइब किया हो, मतलब एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जिसको दो या उससे ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया हो, जिनका पर्पस हो कि वो एक लॉफुल बिजनेस करेंगे और बिजनेस करके वो प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक, वो इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को ठीक फाइल करेंगे। जब उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को जो भी एप्लीकेबल फीस है और जो भी मैनर है उस मैनर में फीस के साथ फाइल करेंगे किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। जब वो उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देंगे, ठीक, जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है एलएलपी का, वहाँ पे जब उसको वहाँ फाइल करेंगे, वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगी, तब एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है। लेकिन सिर्फ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया जाता है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक चीज़ और फाइल की जाती है, वह एक स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो बनाया जाएगा, एक स्टेटमेंट फाइल किया जाता है, जो बनाएगा कौन, एडवोकेट, सीए, सीएस, सीएमए और कोई एक पार्टनर जो स्टेटमेंट में बताएगा, बनाते हुए ये बताएगा कि जो भी एलएलपी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स थी उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास। जब इसको फाइल कर दिया जाएगा, ठीक,
एक प्रेस्क्राइब मैनर में प्रेस्क्राइब फीस के साथ। स्टेटमेंट में हम ये बता देंगे कि जो भी आपकी इस एक्ट की लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उन सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया गया है। ठीक, जैसे हम उसको फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद अभी मैं ऊपर फिर आऊँगा यहाँ पे, लेकिन मतलब सीक्वेंस बनाए रखते हैं। जैसे हमने उसको फाइल किया, ठीक है, तो फाइल करने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर अगर उसको लगा कि सारा कुछ ठीक है, रजिस्ट्रार को लगा कि सारा कुछ ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर कर लेगा और एक LLP इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आपको दे देगा। ठीक है, 14 डेज के अंदर अंदर। ठीक, लिखा हुआ है, वन द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय सेक्शन बाय क्लॉज बी एंड सी ऑफ सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document, and unless the requirement imposed by clause A of the section has not been complied, he shall within a period of 14 मतलब कहने का यही है कि जो भी रिक्वायरमेंट लगाई गई है यहाँ पे, जो भी ये रिक्वायरमेंट बताई गई है, ठीक, इन रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफिल कर दिया तो आपको LLP का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आपके LLP को रजिस्टर कर लिया जाएगा 14 डेज के अंदर अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अगर आपने सारी चीज़ें सही ढंग से करी हुई इसमें तो ठीक, आपकी LLP को रजिस्टर कर दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो LLP हमारी अगर रजिस्टर हो गई, अगर हमारी LLP रजिस्टर हो गए तो उसका इफेक्ट क्या होगा। LLP का रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट ये होता है कि आप किसी भी इंसान के ऊपर केस कर सकते हैं, कोई भी इंसान आपके ऊपर केस कर सकता है, आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, LLP अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, ठीक, और डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। LLP के पास एक कॉमन सील होगा, ठीक है, तो LLP के पास क्या होगा, कॉमन सील होगा। LLP अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, LLP किसी की इंसान के ऊपर केस कर सकती है, कोई भी इंसान LLP के ऊपर केस कर सकता है। ठीक, 4 नंबर थर्ड फोर्थ अपना कौन सा है, ऑन रजिस्ट्रेशन LLP शेल बाय इट्स नेम बी केपेबल ऑफ, मतलब वही बता रहा है अपने नाम पे किस किस चीज़ के लिए केपेबल होगी। अपने नाम पे केस कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, एक कॉमन सील रखेगी, और डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट एंड सच अदर एक्ट एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर, मतलब जो भी बॉडी कॉर्पोरेट अपने नाम पे कर सकती है वो सारी चीज़ें LLP भी कर सकती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट क्या था, इफेक्ट क्या था। रजिस्ट्रेशन का पहला इफेक्ट है कि आप किसी को केस कर सकते हैं, कोई आपको केस कर सकता है। दूसरा, आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तीसरा, आपकी एक कॉमन सील होगी। चौथा, जो बॉडी कॉर्पोरेट अपने कर सकता है, जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर वापस चलते हैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की तरफ। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमने फाइल तो कर दिया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमने फाइल तो कर दिया, पर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में होगा क्या क्या। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कई चीज़ें लिखी जाएंगी। उसमें होगा कि नेम बताया जाएगा, LLP का नाम क्या है, प्रपोज्ड बिजनेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हम बताएंगे उसका नाम क्या है, उसका प्रपोज्ड बिजनेस क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, उसी फॉर्म में होना चाहिए एज में भी प्रेस्क्राइब, जो प्रेस्क्राइब फॉर्म दे रखा है, जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म दे रखा गया है उसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, इसे द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर हु आर टू बी द पार्टनर ऑफ LLP, मतलब LLP का नाम होना चाहिए तो उनके पार्टनर्स का भी नाम होना चाहिए, प्रपोज्ड बिजनेस होना चाहिए, LLP का एड्रेस होना चाहिए तो उसके पार्टनर्स का और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका भी क्या होना चाहिए, एड्रेस और नाम होना चाहिए। ठीक है, और बाकी इंफॉर्मेशन एज में भी प्रेस्क्राइब, जो प्रेस्क्राइब करिए वो देनी चाहिए। ठीक है, अब किसी भी कारणवश, किसी भी कारणवश या कोई भी समय ऐसा हुआ कि आपने कुछ झूठ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, नोन टू बी फॉल्स, मतलब कुछ झूठ प्रोवाइड, गलत इन्फॉर्मेशन, झूठ आपने बोला, कोई भी आपने झूठ बोला, या डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, मतलब हवा में बात कर दी, मतलब आपने कुछ भी हवा में फेंक के मार दिया। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसी दो चीज़ें की हैं, आपने कोई झूठ बोला या उसको सच नहीं माना, किसी भी चीज़ को आपने सच, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, मतलब उसको आपने सच नहीं माना, मतलब आपने उसको हवा में बता दिया, कुछ भी मतलब ऐसे झूठ टाइप का। ठीक है, तो वहां पे आपके ऊपर क्या लगेगा, पनिशमेंट में क्या है, आपको जेल हो सकती है 2 साल की, और फाइन लगेगा ना 10,000 से लेकर के 5 लाख तक। ठीक है, मतलब आपने झूठ बोला या
कुछ आपने माना नहीं, आपने सच नहीं माना, फिर मतलब डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, उसको आपने सच नहीं माना, मतलब आपने कुछ भी ऐसे ही हवा में बोल दिया, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन वाला रजिस्ट्रेशन ये भी अपना हो गया था, ये भी हो गया था। और सेक्शन 13 देख लेते हैं। बोलता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। अब अगर मैं एलएलपी बना रहा हूँ, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अगर एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी होगा। एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस मे बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड। मतलब उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और उस एड्रेस, उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही सारी चीज़ें भेजी जाएंगी और रिसीव की जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। A document may be served on a LLP or a partner or designated partner thereof by sending its post under a certificate or posting by registered, मतलब certificate posting और या registered post, certificate post या registered post से, और by any other manner as may be prescribed at the registered, मतलब आपको कुछ भी भेजना है ना तो आप उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही भेजोगे, ठीक है। वो आप चेंज कर सकते हो, चेंज करोगे तो आर रजिस्ट्रार को बता दोगे। अगर यहाँ पे आपने कुछ भी कंट्रावेंशन किया तो ये पेनल्टी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। फिर सेक्शन 15 आता है। सेक्शन 15 क्या बात करता है? सेक्शन 15 बात करता है अपनी कि कोई भी आपकी एलएलपी है, कोई भी आपकी एलएलपी है तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे? एक शब्द लगाएंगे एलएलपी। जैसे कि मेरा नाम है गोविंद, अब मैं अपने नाम से मान लीजिए एलएलपी खोलता हूँ तो मैं उसको लिखूंगा गोविंद एलएलपी, ठीक है। प्लस आपकी एलएलपी किसी भी ऐसे नाम से रजिस्टर नहीं की जाएगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन ये कहता है कि या तो वो अनडिजायरेबल है या फिर वो किसी और आइडेंटिकल है या फिर बहुत सिमिलर है, टू रिजेंबल है टू दैट ऑफ एनी एलएलपी और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मतलब कोई कंपनी, कोई एलएलपी या किसी ट्रेडमार्क से आपकी एलएलपी का नाम बहुत मिलता जुलता है तो वो आपको उस नाम से एलएलपी अलॉट नहीं की जाएगी, इनकॉर्पोरेट नहीं की जाएगी। या कोई ऐसा नाम है जो अनडिजायरेबल है, ठीक, तो उस नाम से भी नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर दो सेक्शन अपने बचे हैं 16, 17, उसके बाद ये डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस तो आप लोग रेडी कर लेंगे। तो ये दो सेक्शन मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें जैसे कि आज हमने रिवाइज किया है पुरानी चीज़ों को, तो आज हमने जो भी अभी जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप अच्छे से देखिए। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इन चीज़ों को फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद उसी वीडियो में हम ये जो लास्ट में स्टडी मैथ के क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा पूरे टॉपिक पे कवर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और मैं बस यही बोलूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम आपका बहुत पास आ रहा है और आपके पास पढ़ाई करना ही ऑप्शन है, पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम ये पास करना है तो अच्छे से पढ़ाई करिए और इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट समझ के पढ़ाई करिए। अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, पूरा फोकस पढ़ाई पे ही बनाए रखिए, क्योंकि सीए पढ़ने से ही होता है। आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने इंटेलिजेंट नहीं हो, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप कितने हार्ड वर्कर हो, आप कितना पढ़ाई कर सकते हो, कितनी देर तक बैठ के पढ़ सकते हो, एक ही लाइन को 4-4 बार रीड कर सकते हो क्या आप? अगर आप ये सब हार्ड वर्क कर सकते हो तो आप 100% ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और इंटेलिजेंट को ना हार्ड वर्क बीट कर देता है, तो आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। नमस्कार।